सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस। कैसे हो दोस्तों? आप सभी लोगों को जैसे मैं बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस मिलवा रहा हूँ जिनकी स्ट्रेटजी हम सुन रहे हैं, जिनकी क्या कहानी है वो सुन रहे हैं। सो मिलते हैं एक और एक ऐसे एक्सपीरियंस से। सो यतीश, आपका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो यतीश, यस सबसे सर पहले सर। तो आप मुझे ये बताओ कि इस एग्ज़ाम को देने का मेजर पर्पस आपका क्या था? सर मेजर पर्पस तो सर यही था कि सर डीआरएफ मिले और पीएचडी में अप्लाई करने का मौका मिले अच्छी जगह से, ताकि एक अच्छा करियर और अच्छा बैकग्राउंड बन सके रिसर्च में। क्या रहा आपका रिजल्ट इस बार? सर इस बार सर एलएस क्लियर हुआ है। 2 नंबर से डीआरएफ रह गया इस बार, बट नेक्स्ट टाइम पक्का डीआरएफ होगा। तो क्या लगता है यतीश आपको कि क्या आपने कमी छोड़ी जिसके कारण आपका इस बार जेआरएफ रुका है? मेरे ख्याल से कमी तो नहीं थी कुछ, क्योंकि मैं सेकंड टाइम मेरा टाइम था। पर मैं कहूँगा शायद मैंने फिर से वही एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ कर लिए, तो वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से क्वेश्चन गलत चले गए कुछ, वरना इस बार भी जेआरएफ हो ही जाता। और क्या लगता है आपको कि क्या एफर्ट्स लगाने हैं आपको अब नेक्स्ट टाइम के लिए? बस पहले से थोड़ा अच्छा करना है, थोड़ा और प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस का, ताकि वो मिस्टेक्स और फिर से ना हो जो पहले हुई हैं। और ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसमें थोड़ा अगर डाउट है तो उसको छूना ही नहीं है सर वो। यस सर। ओके ओके यतीश, सो नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे इस बार आपने किस तरीके से प्रैक्टिस किया है और क्या आखिरकार एफर्ट्स लगाए हैं इस एग्ज़ाम के लिए? प्रैक्टिस के लिए सर मैंने सर आईपीएस के मतलब बहुत सारे लेक्चर्स देखे थे। यूट्यूब पे भी फ्री बहुत सारे लेक्चर्स थे पूरे चैप्टर वाइज, वो भी देखे थे। और पेड पेड कोर्स भी लिया था एक दो बार, तो उससे बहुत हेल्प हुआ था सर, ऐसी बात नहीं है। और क्योंकि मैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स बैकग्राउंड रहा है मेरा, तो बायोटेक के बारे में थोड़ा कम नॉलेज हो गया था बीच में। तो बायो तो वो पढ़ने में बहुत आसानी रही। और यूट्यूब से बहुत सारा मतलब स्टार्टिंग से सपोर्ट मिला था, सो वहीं यतीश, से ज़्यादा। जैसे मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आखिरकार क्या आपका इंटेंशन था जब आपने मास्टर्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स से किया? वही फील्ड को एक्सप्लोर करना था, क्योंकि बहुत नया फील्ड है, बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड है। और मुझे बचपन से ही रिसर्च में जाना था, तो मुझे वो एक्सप्लोर करना था, तो मैंने वो किया। सो क्या रहा आपका एक्सपीरियंस बायोइन्फॉर्मेटिक्स से? जैसा कि आज हम जानते हैं, आजकल आजकल बायोइन्फॉर्मेटिक्स लोगों की डिमांड भी ऑलमोस्ट अच्छी खासी ही है, क्योंकि वो हर जगह रिसर्च में काम भी आ रहा है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स बहुत ज़रूरी हो चुका है आजकल। सो जैसे कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बात करें और हमारे सीएसआर नेट के पूरे ओवरऑल सिलेबस की बात करें तो एक थोड़ा सा पार्ट अब कवर होता है। सो आपको क्या लगता है कि इस पूरे सिलेबस को करने में आपने कितने एफर्ट्स लगाए या किस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ी? ऐसा कोई पर्टिकुलरली कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस ये था कि क्योंकि चीज़ें बहुत लेंदी हैं, तो बहुत एक चैप्टर भी अगर आप पूरा करना चाहते हैं, तो उसमें कम से कम आपको पूरा एक ऑलमोस्ट 1 महीना देना पड़ता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है उसी एक चैप्टर के लिए। बस वो थोड़ा हेक्टिक रहता है, क्योंकि एक ही चैप्टर को आप इतना लंबा खींचते हो, फिर उसके क्वेश्चन्स भी लगाने होते हैं। और फिर कभी-कभी क्वेश्चन्स नहीं निकलते निकलते हैं, तो फिर बुरा भी लगता है। बस वो थोड़ा हेक्टिक रहता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे अब बिल्कुल बिल्कुल। सो आपका शेड्यूल क्या हुआ करता था इस एग्ज़ाम के लिए? हाँ, मैं ऐसा कोई पर्टिकुलरली कोई शेड्यूल तो फॉलो नहीं करता। जब मन मतलब मेरा काम ही यही है घर पे स्टडी करने का, तो जब मेरा मतलब मन होता है मैं बैठ जाता हूँ पढ़ने के लिए, और जब तक पढ़ता रहता हूँ तो पढ़ता ही रहता हूँ। सो यतीश, ऐसा आपका सीन रहता मास्टर्स कब कंप्लीट हुआ? है। मेरा मास्टर्स अभी 1 साल पहले खत्म हुआ था, 2024 में। तो आपने 24 से लेकर जो 25 की एग्ज़ाम क्वालिफाई करी है, इसके बीच में टोटल आपका ड्यूरेशन क्या था फिर? कि मतलब ओवरऑल डे आपका कैसे जाता था? डे मेरा जैसे कि वही सुबह उठना, मतलब क्योंकि और भी चीजें मैं पढ़ता रहता हूँ, तो वो भी थोड़ा साथ में लेके चलता था मैं। स्टार्टिंग में तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट भी था, तो मैं प्रोजेक्ट में थोड़ा असाइन था, तो उसमें भी थोड़ा टाइम देना पड़ता था। फिर एक मैंने वो भी अटेंड किया था आईसर पुणे में। और नेशनल केमिस्ट्री लैब में भी एक मेरा वो पोस्टर प्रेजेंटेशन था, तो वहाँ पे भी मेरा स्टार्टिंग का 4 महीने निकल गया था। तो फिर उसके बाद मैंने फिर ये जो दिसंबर वाला जो आया था, जो फरवरी में शिफ्ट हो गया था, उसमें मैंने फोकस करा। वो बढ़िया रहा मेरे लिए, क्योंकि मैं दिसंबर तक शायद इतना अच्छा नहीं पढ़ पाया था, पर मैंने आईएफएस के थ्रू मैंने यूट्यूब पे फ्री सेशंस ले लेके मैंने बहुत सारा पढ़ लिया फरवरी तक। सो यतीश, आपने कहा कि मैं एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ता हूँ, सो आपके लिए एक्स्ट्रा क्या है वैसे?
एक्स्ट्रा जैसे कि न्यूज़ आर्टिकल्स हुए और रिसर्च पेपर्स हुए, जिनमें अगर मुझे कहीं भी कोई लिंक दिखता है, लिंक्डइन वगैरह पे कोई लिंक दिखता है, तो मैं तुरंत डाउनलोड मार लेता हूँ और जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसको देखता हूँ पेपर्स वगैरह में क्या डाटा दे रखा है, क्या नया-नया अपडेट्स आ रहे हैं, क्या रिसर्चेज़ हो रही हैं। अपने फील्ड में भी थोड़ा कभी-कभार अलग फील्ड्स में भी देख लेता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से आगे चल के चीज़ें बहुत इंटरडिसिप्लिनरी कंबाइन होने वाली हैं रिसर्चेज़, फिजिक्स भी बायोलॉजी में हाथ मारेगी और केमिस्ट्री तो आती है। ऐसे करके कुछ भी इंटरेस्टिंग कुछ भी क्यूरियोसिटी वाली चीज़ है ना सर, कि क्यूरियोसिटी जहाँ भी दिखती है तो वहाँ पे दिमाग और दिल चला ही जाता है। चलो बहुत बढ़िया। सो यतीश, एंड देन फाइनली आपसे एक क्वेश्चन कि आपको क्या लगता है कि अब क्या करना चाहिए, या आपको अगर कभी सजेस्ट किया जाए कि फाइनली आप किसी को अगर कभी बताओ कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या आखिरकार करना चाहिए जिससे कि एग्जाम क्वालिफाई हो सकती है, तो आप क्या बताओगे उसको? मेरे ख्याल से बहुत से लोग जो एक आम बच्चे के जो जब वो मास्टर्स करके निकलता है तो शायद उसको ये लगता है कि बहुत टफ है एग्जाम। और मैं कहूँगा कि टफ नहीं है, थोड़ा लेंदी है, मतलब सिलेबस वाइज भी और थोड़ा वैसे भी। आप अगर बस थोड़ा टाइम दो, डेली डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो तो बहुत इजीली क्वालिफाई हो सकता है। अगर आप सिंसियरली डेली डेली थोड़ा पढ़ो तो इजी हो जाएगा, इजी ही रहेगा, आपको टफ लगेगा ही नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो हिसाब से, तो 6 महीने के अंदर आप बहुत इजीली कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कि इम्पॉसिबल है या फिर बहुत ज्यादा हार्ड है। इजी है। आप अगर पर्टिकुलर टाइम से स्टार्ट करोगे और खत्म करोगे तो आपको कभी ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं आएगा, हार्ड नहीं लगेगा आपको। बहुत से लोगों को हार्ड लगता है, मुझे भी शायद स्टार्टिंग में हार्ड लगा था, पर जब मैं बहुत सब पूरा चैप्टर पढ़ लिए, मैंने पूरी यूनिट्स कवर कर लिया एक हद तक, तो मुझे लगा कि नहीं इतना हार्ड नहीं था। चलो बहुत बढ़िया यतीश। सो थैंक यू एंड देन कॉन्ग्रेचुलेशन आपके इस एग्ज़ाम के रिजल्ट के लिए। और फाइनली आप अगर कभी इसी तरीके से स्टडी करते रहे सो आपका जेआरएफ भी ज़रूर कंप्लीट होगा। एंड देन थैंक यू फॉर योर गाइडेंस कि आपने हमारे एस्पिरेंट्स को एक अच्छी गाइडेंस दी उसके लिए। ओके सर। ओके।